नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी तैयारी आपकी दोस्तों चल रही होगी। उत्तराखंड एलटी 2024 के दोस्तों आपके एग्जाम को शेड्यूल कर दिया गया है। यूके ट्रिपल ने इसको 30 जून 2024 को दोस्तों शेड्यूल किया है। 2 महीने का दोस्तों आपके पास समय है। उत्तराखंड एलटी 2024 को ध्यान में रखकर हमारी दोस्तों विशेष सीरीज चल रही है। उत्तराखंड एलटी 2024 के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों आपके फर्स्ट पार्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको कि नया नाम दिया गया दोस्तों एकेडमिक एप्टीट्यूड, ये दोस्तों आपसे पूछा जाएगा 30 मार्क्स का। तो इसकी दोस्तों हम आपके लिए विशेष सीरीज चला रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एकेडमिक एप्टीट्यूड की विशेष क्लासेस दोस्तों देखने को मिलेगी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अभी तक दोस्तों हमने इसकी 19 क्लासेस अपलोड कर दी हैं। अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो जरूर देख लेना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। आज हम दोस्तों एक और क्लास लेकर आए हैं जिसका नाम है शिक्षा के कार्य। इससे पहले दोस्तों हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में जाना था। आज हम दोस्तों जानेंगे फंक्शंस ऑफ एजुकेशन के बारे में। आज है क्लास नंबर 20। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। सबसे पहले दोस्तों शिक्षा के कार्य को जानने से पहले हमें दोस्तों शिक्षा के रूप के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन क्या होती है। अब देखिए, इसकी फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन को भी दोस्तों हमने अलग अलग रूप में कैटेगराइज किया है। सबसे पहला दोस्तों जो कैटेगरीशन है वो है व्यवस्था की दृष्टि से। तो व्यवस्था की दृष्टि से यानी कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सिस्टम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। एक होती है औपचारिक शिक्षा, एक होती है निरौपचारिक शिक्षा और एक होती है अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों जानेंगे औपचारिक शिक्षा के बारे में, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। फॉर्मल एजुकेशन वह शिक्षा है दोस्तों जो कि हमें अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में मिलती है। जो शिक्षा आपकी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में चलती है वो औपचारिक शिक्षा दोस्तों कहलाती है। उसको ही हम फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। इस शिक्षा के दोस्तों जो एम्स हैं, इसका जो करिकुलम है, टीचिंग मेथड्स हैं, सभी दोस्तों पहले से ही निश्चित होते हैं। ऑल आर फिक्स्ड। ये पूरी तरह से दोस्तों प्लान्ड होते हैं और इसमें जो प्लानिंग होती है वो रिजिड होती है, उसमें लचीलापन नहीं होता है। बेसिकली आपने देखा होगा कि भाई आपको ग्रेजुएशन करने के लिए 3 साल चाहिए, तो आपको 3 साल में ही ग्रेजुएशन होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए 2 साल चाहिए, बीएड करने के लिए 2 साल चाहिए। तो बिल्कुल ये प्लान्ड होती है और इसकी प्लानिंग बिल्कुल टफ होती है, या आप कह सकते हैं रिजिड होती है। इसमें पहले से ही प्री डिसाइडेड एम होते हैं, पहले से ही निश्चित करिकुलम होता है, सभी शिक्षण विधियां सब ऑलरेडी निश्चित होती हैं। अब जो औपचारिक शिक्षा है, इसमें शिक्षक, वकील, वैद्य, हकीम, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, तकनीशियन, ये सभी दोस्तों औपचारिक शिक्षा के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। तो यहां पर जो सीखने वाला है वो विद्यालय जाता है, महाविद्यालय जाता है, वहां की समय सारणी के अनुसार ही दोस्तों वो कार्य करता है। वहां पर वो परीक्षा देता है, प्रमाण पत्र लेता है। तो इस समय पर दोस्तों जो औपचारिक शिक्षा है इसके द्वारा ही टीचर्स तैयार किए जाते हैं। लॉयर, साइंटिस्ट, फिजिशियंस, टेक्नीशियन, ये सभी औपचारिक शिक्षा के द्वारा तैयार किए जाते हैं। औपचारिक शिक्षा की दोस्तों सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि जो आपके समाज की आवश्यकता है, व्यक्ति की आवश्यकता है, उन सभी को दोस्तों ये पूरा करती है। व्यक्ति में जो ज्ञान है, कौशल है, उसका दोस्तों ये विकास करती है। व्यक्ति को कैसे आचरण करना चाहिए वो सिखाती है। किसी व्यवसाय और उद्योग के लिए उसे प्रिपेयर करती है। तो ये समाज की सभी मांगों को दोस्तों पूरा करती है। लेकिन इसमें कमियां भी हैं दोस्तों। कमियां क्या है? सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि औपचारिक शिक्षा में एक चीज है, वो ये है कि ये योजनाबद्ध और इसकी योजना बड़ी कठोर होती है, क्योंकि इसमें दोस्तों काफी व्यय लगता है और इसमें समय और अधिक धन की हानि होती है। बहुत अधिक हमें धन लगाना होता है, बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है और बहुत से छात्र इस कारण से इसको बीच में ही छोड़ देते हैं और इसको ही दोस्तों हम अपव्यय और अवरोधन की समस्या बोलते हैं। इसमें शिक्षा को कई स्तरों में डिवाइड किया जाता है। प्रत्येक स्तर पर परीक्षा होती है और फिर प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, और जब प्रमाण पत्र के आधार पर ही बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाते हैं और ऐसे ही फिर उनको आगे जाके गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब्स मिलती हैं।
तो इसलिए प्रमाण पत्रों की उपयोगिता के कारण ये परीक्षा या ये शिक्षा दोस्तों ज्यादातर परीक्षा प्रदान हो गई है। तो औपचारिक शिक्षा के भी दोस्तों अपने आप में दोष है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल्स को तैयार करना है, टीचर्स को तैयार करना है, वकील, इंजीनियर, वैज्ञानिक, टेक्नीशियन, इन सभी के लिए दोस्तों आपको औपचारिक शिक्षा की ही आवश्यकता होगी। इसी से ही दोस्तों ये प्रिपेयर होते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों निरौपचारिक शिक्षा की, यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब निरौपचारिक शिक्षा यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये शिक्षा दोस्तों औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की होती है। आप इसको सिंपली ये समझ लीजिए, ये ना तो औपचारिक शिक्षा की भांति इसमें विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की सीमा में बांधी जाती है, ना ही ये अनौपचारिक शिक्षा की तरह आकस्मिक रूप से चलती रहती है। तो बेसिकली ये इस तरह की एजुकेशन है जिसमें आपको विद्यालय, महाविद्यालय या फिर यूनिवर्सिटी में जाना कोई कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन ये आकस्मिक रूप से भी नहीं चलती है। इसको हम निरौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। इसमें प्रायः औपचारिक शिक्षा की ही भांति, यानी कि जैसे फॉर्मल एजुकेशन होते हैं उसी की तरह से इसमें ऑलरेडी उद्देश्य होते हैं, इसका करिकुलम भी होता है, इसमें शिक्षण विधियां भी होती हैं, ये सभी प्रायः निश्चित होते हैं। लेकिन ये फॉर्मल एजुकेशन की तरह रिजिड नहीं होते, इसमें लोचनीयता होती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसकी जो योजना होती है दोस्तों वो काफी फ्लेक्सिबल होती है। अब इसका जो मेन एम होता है दोस्तों कि वो जो जनरल एजुकेशन है या कंटिन्यूस एजुकेशन है उसका प्रसार करना है, उसकी व्यवस्था करना है। इसमें करिकुलम भी जो सीखने वाला है उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, निश्चित किया जाता है। और जब शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण विधियों में भी दोस्तों इसी दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। तो इसमें जो आयोजन है दोस्तों वो जनरली सीखने वाले सुविधाजनक स्थानों लाइक विद्यालय भवनों, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों, धर्मशालाएं, इन सभी स्थानों पे दोस्तों यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। खेत खलियान, फैक्ट्री, मिल, इनके प्रांगणों में दोस्तों यहाँ पर इस शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। अब विद्यालयों से बाहर जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन है, माध्यमिक शिक्षा है, उच्च स्तर की खुली शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा है, ये सभी दोस्तों आपके क्या है, निरौपचारिक शिक्षा के मुख्य रूप है। अब निरौपचारिक शिक्षा के दोस्तों लाभ तो हैं, लेकिन इसके दोस्तों नुकसान भी हैं। औपचारिक शिक्षा की भांति दोस्तों आप इससे प्रोफेशनल्स को तैयार नहीं कर सकते, इससे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक। हाँ, लेकिन ये है कि जो बच्चे मान लेते हैं शिक्षित नहीं हुए, प्राइमरी में कभी छोड़ दिया, उनको इस शिक्षा के द्वारा दोस्तों शिक्षित किया जा सकता है। जो कभी विद्यालय नहीं गए उन प्रौढ़ों को भी शिक्षा दी जा सकती है। तो यहां पर दोस्तों निरौपचारिक शिक्षा के अपने फायदे हैं लेकिन अपने नुकसान हैं। अब भारत जैसा विशाल देश है जहां पर सीमित संसाधन है, पैसे की कमी है, तो उसके लिए तो ये निरौपचारिक शिक्षा काफी बढ़िया चीज है, क्योंकि विद्यालय के लिए अरेंजमेंट करना पैसा बहुत लगता है, समय बहुत लगता है, शक्ति बहुत लगती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो निरौपचारिक शिक्षा यहाँ पर सही है, लेकिन प्रोफेशनल यहाँ से तैयार नहीं किए जा सकते, विशेषज्ञ आप तैयार नहीं कर सकते। अब बात करेंगे दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा की, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन। तो देखिए वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती और जिसके ना ही कोई उद्देश्य होते हैं, ना कोई पाठ्यचर्या होती है, ना कोई शिक्षण विद्या होती है, ये आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है, इसको हम अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन दोस्तों इसको बुलाता है। बच्चा परिवार में, समुदाय में रहता है या हम समाज में रह के जो भी हम कुछ सीखते हैं, किसी के संपर्क में आते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हमें सीखने को मिलता है, वो दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा के श्रेणी में आता है। उसमें वह सब जो समाज हमें सिखाना चाहता है अनौपचारिक शिक्षा की दोस्तों कोटि में आता है। इसको औपचारिकेतर शिक्षा भी दोस्तों बोला जाता है, मतलब कि औपचारिक शिक्षा के अलावा जो शिक्षा होती है उसको हम अनौपचारिक शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा। अब देखिए ये एक और दोस्तों कैटेगराइजेशन है जिसमें हम सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा के बारे में दोस्तों जानेंगे। सबसे पहली होती है दोस्तों जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन यानी कि विषय क्षेत्र, दोस्तों जो हमारा विषय क्षेत्र है उसकी दृष्टि से शिक्षा के दोस्तों दो रूप रखे गए हैं।
एक आपकी सामान्य शिक्षा रखी गई, एक दोस्तों आपकी विशिष्ट शिक्षा रखी गई है। तो सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा, देखिए वह शिक्षा जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है उसको हम सामान्य शिक्षा बोलते हैं। तो सामान्य शिक्षा वह शिक्षा है जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है, उसे दोस्तों हम जनरल एजुकेशन बोलते हैं। द एजुकेशन विच इज नेसेसरी फॉर एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी इज नोन एज जनरल एजुकेशन। अब इसके द्वारा मनुष्य को समाज की भाषा, रहन सहन, खान पान की विधियां सिखाई जाती है, उसको सामाजिक व्यवहार में निपुण किया जाता है। तो यानी कि थ्रू दिस मैन इज टॉट द लैंग्वेज, लाइफस्टाइल एंड ईटिंग हैबिट्स ऑफ हिज सोसाइटी एंड इज मेड एडेप्ट इन सोशल बिहेवियर। इसको उदार शिक्षा के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है, इसको लिबरल एजुकेशन भी हम जानते हैं। तो उदार शिक्षा या फिर सामान्य शिक्षा मनुष्य की दोस्तों क्या है, पहली आवश्यकता है। इसके द्वारा ही मनुष्य का समाजीकरण किया जाता है, उसको एक सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक बनाया जाता है, उसके व्यक्तित्व का दोस्तों निर्माण किया जाता है। लेकिन यह शिक्षा केवल मानवीय गुणों के विकास तक सीमित रहती है, यह आपने ध्यान रखना है। इससे आपको जीवन के और भी दोस्तों जो ट्रू हैं या जो कड़वी सच्चाई है उनके बारे में आपको पता नहीं लगता है। और इस शिक्षा में मनुष्य के चरित्र और आचरण पर ही अधिक बल दिया जाता है, उसमें किसी क्षेत्र विशेष में उसको निपुण होने की शिक्षा नहीं दी जाती, यानी कि कोई विशेषज्ञ नहीं बन सकता इससे कि जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। जैसा आपने देखा होगा कि भाई आप प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे हो औपचारिक शिक्षा में, तो आप डॉक्टर बन रहे हैं तो आप अपना रोजी रोटी कमा पाएंगे, आप रोजगार प्राप्त करें। तो ऐसा शिक्षा नहीं है कि जिससे आप रोजगार प्राप्त कर सकें। तो बेसिकली इस शिक्षा से आर्थिक क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं होती है, आर्थिक उत्थान में सहायक नहीं होती है, ये आपने समझना है। अब आएगी विशिष्ट शिक्षा। तो विशिष्ट शिक्षा यानी कि स्पेसिफिक एजुकेशन, वह शिक्षा जो समाज के विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न उद्देश्यों को सामने रखकर दी जाती है। अब यहां पर क्या होगा, ये ऐसी शिक्षा होगी जिसमें आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे और उनको ध्यान में रख के ही आपके लिए स्पेशल एजुकेशन बनाई गई है। इसके द्वारा मनुष्य को एक निश्चित कार्य जैसे कि बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, कताई बुनाई, रंगाई, वकालत, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, ठीक है, इन सभी के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, समाज राष्ट्र के लिए अगर कुशल कामगार बनाना है, प्रशिक्षक, सैनिक, तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि ये आपको एक तरह से ऐसी एजुकेशन आपको मिल रही है जिससे कि आप रोजगार की दोस्तों प्राप्ति कर सकें। केवल मानवीय गुणों का विकास नहीं करना है, केवल चरित्र और नैतिक विकास की बात नहीं हो रही है, आपका आर्थिक विकास भी दोस्तों करना है। तो विशिष्ट शिक्षा का दोस्तों ये फायदा है, ठीक, इसलिए इसको व्यवसायिक शिक्षा भी बोला जाता है क्योंकि आपको व्यवसाय के लिए दोस्तों ये तैयार कर रही है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ वोकेशनल एजुकेशन। तो ऐसी जो शिक्षा होती है दोस्तों, ये आपके अंदर क्रिएटिविटी लेकर आती है और आपको किसी प्रोडक्शन या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करते हैं, उद्योगकारी, उसमें दोस्तों ये आपको निपुण बनाती है। बेसिकली इसकी मदद से आप दोस्तों रोजगार प्राप्त करते हैं, ये आपने समझना है। तो आर्थिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों एक और कैटेगरीशन की बात करेंगे, वो है व्यष्टिक और सामूहिक शिक्षा यानी कि इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एजुकेशन। अब देखिए छात्र संख्या के आधार पर शिक्षा के भी दो रूप हैं, एक है व्यष्टिक, एक है सामूहिक। व्यष्टिक का अर्थ क्या है, इंडिविजुअल एजुकेशन, जब आप एक शिक्षक एक समय में एक शिक्षार्थी को पढ़ाता है तो उसको हम इंडिविजुअल एजुकेशन बोलते हैं। अब जो इंडिविजुअल एजुकेशन है यानी कि जब आप एक छात्र को पर्सनली पढ़ा रहे हैं तो इसमें अनेक गुण भी हैं लेकिन कुछ दोष भी हैं। गुण की वजह से बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि बच्चे के इंटरेस्ट, उसकी योग्यता के अनुसार आप शिक्षण कार्य कर पाएंगे। आपको उसके बीच की सारी जो कमियां हैं उसके बारे में आपको पता होगा, आप उसको पर्सनली टाइम दे पाएंगे, आपको शिक्षार्थी के बारे में पूरा पता रहेगा कि इसकी कहाँ कमियां हैं, क्या इसकी अच्छाइयां हैं। उसी के हिसाब से दोस्तों आप अपना शिक्षण कार्य करेंगे। अध्यापक और शिक्षार्थी के बीच में निकट संबंध भी अच्छे बनते हैं इसमें, और आपको उसकी जो प्रोग्रेस है उसके बारे में भी पता चलता रहेगा, और जो छात्र है वो भी अपनी अभिव्यक्ति आपके सामने कर पाएगा। ठीक, लेकिन अब यही दोस्तों इसकी कमी भी है
क्योंकि प्रत्येक छात्र के लिए एक शिक्षक की व्यवस्था करना एक बहुत महंगा खर्चीला कार्य है। इसके अलावा इसमें समय का भी सदुपयोग नहीं होता है, शक्ति का भी सदुपयोग नहीं हो पाता है, बहुत ज्यादा समय और शक्ति का दुरुपयोग होता है। इसके अलावा अगर आप किसी बच्चे को समाज से दूर ले जाकर अकेले उसको शिक्षण कार्य करेंगे तो उसमें सामाजिक गुणों का भी विकास नहीं होता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो यहां पर दोस्तों व्यष्टिक शिक्षा के गुण भी हैं तो दोष भी हैं। अब ऐसी सामूहिक शिक्षा की बात करेंगे, यानी कि कलेक्टिव एजुकेशन। कलेक्टिव एजुकेशन का अर्थ क्या है दोस्तों? जहां पर एक शिक्षक एक समय में अनेक छात्रों को पढ़ाता है या पूरे छात्रों के समूह को पढ़ाता है। अब इसमें कक्षा शिक्षण की हम बात करें, आज के जमाने में हम कक्षा को पढ़ाते हैं, तो कक्षा में हम एक साथ क्या करते हैं? समूह को पढ़ाते हैं। अब ये इस प्रकार की शिक्षा का सबसे बड़ा गुण ये है कि एक समय पर आप क्या करते हैं? एक स्तर के छात्रों को पढ़ा सकते हैं। इससे आपका समय बचता है, शक्ति बचती है, पैसा बचता है और खासकर बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। ठीक, लेकिन जब आप समूह में पढ़ाते हैं तो फिर आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान नहीं रख पाते उतना, आप बच्चे की रुचि, रुझान, उसकी योग्यताओं का पूरी तरह से ध्यान नहीं रख सकते, ना ही उसकी जो व्यक्तिगत कठिनाइयां हैं उनके बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये काफी दुष्कर हो जाता है ये कार्य। तो शिक्षा के अपने दोष भी हैं और अपने गुण भी हैं, इनको आपने दोस्तों समझना है, इनका मूल्यांकन करना है। इसके बाद दोस्तों एक और है शिक्षा का तरीका, वो है सकारात्मक शिक्षा और नकारात्मक शिक्षा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एजुकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज पॉजिटिव एजुकेशन। देखिए, जो ज्ञान क्रिया है, शिक्षण विधि के आधार पर भी शिक्षा के दो रूप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अब शिक्षण विधि के आधार पर सबसे पहले हम बात करेंगे सकारात्मक शिक्षा क्या है। सकारात्मक शिक्षा का क्या अर्थ है दोस्तों? कि जब समाज के द्वारा खोजे गए तथ्यों और जो पहले से चले आ रहे आदर्शों को बच्चों को बिना अनुभव करे बताना ही सकारात्मक शिक्षा है। सकारात्मक शिक्षा में हमने क्या करना है कि जो हमारे समाज के द्वारा खोजे गए तथ्य हैं, जैसे कि पृथ्वी गोल होती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जो भी नियम खोजे गए हैं, प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर को आकर्षित करती है। ठीक, पूर्व से निश्चित जैसे आदर्श हैं, जैसे कि सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, झूठ मत बोलो, क्रोध नहीं करना है, अस्तेय नहीं करना है, अपरिग्रह करना है। ठीक है ना? तो आप समझ रहे हैं ना कि ये जो पूर्व से निश्चित आदर्श है, पूर्व निश्चित तथ्य हैं, इनको बस बिना अनुभव तर्क के आधार पर स्वीकार करना होता है। तो बेसिकली इस प्रकार की शिक्षा में बच्चों को पूर्व निश्चित तथ्यों और आदर्शों को बिना किसी अनुभव तर्क के आधार पर स्वीकार करना है, एज इट इज मान लेना होता है। तो ये क्या कहलाती है दोस्तों? सकारात्मक शिक्षा कहलाती है। इसके बाद अगली आती है नकारात्मक शिक्षा। नकारात्मक शिक्षा का अर्थ क्या है दोस्तों? कि जहां पर आप प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों, ठीक, और स्वयं अनुभव और अपने तथ्यों के आधार पर आपको आदर्शों का निर्माण करने और तथ्यों को समझने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं, उसको नकारात्मक शिक्षा कहते हैं। रूसो इसी की शिक्षा के समर्थक थे। तो नकारात्मक शिक्षा क्या है? वह शिक्षा है जिसमें बच्चे को स्वयं अनुभव करके तथ्यों की खोज एवं आदर्शों का निर्माण करने के अवसर दिए जाते हैं। इसमें अध्यापक इन तथ्यों की खोज और आदर्शों को निर्माण के लिए बच्चों को उचित अवसर प्रदान करता है। टीचर ओनली प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड गाइड चिल्ड्रन टू डिस्कवर these facts and create idols। तो ये दोस्तों आपके है नकारात्मक शिक्षा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि फंक्शन ऑफ एजुकेशन क्या है, शिक्षा के कार्य क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है और इसका क्या महत्व है। तो ये दोस्तों आपने जिस तरह से फॉर्म ऑफ एजुकेशन पढ़ी तो आपको पता लग गया होगा कि दोस्तों शिक्षा के कार्य क्या होते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने शिक्षा के कुछ कार्य लिखे हैं, बहुत आसानी से दोस्तों आप इनको समझ सकते हैं। हमने इससे पहले दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन बताया था। हमने ये बताया था आपको कि शिक्षा दोस्तों मानव के विकास का मूल साधन है। शिक्षा के द्वारा ही दोस्तों किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी राष्ट्र का विकास होता है।
तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर शिक्षा के जो कार्य हैं, इसकी जो आवश्यकता है, इसकी उपयोगिता अति व्यापक हो जाती है, इसका महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शारीरिक विकास की। शिक्षा के द्वारा दोस्तों आपका शारीरिक विकास होता है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही दोस्तों आपको पता लगता है कि कितना आवश्यक भोजन आपको चाहिए, संतुलित आहार चाहिए, कितने आपको पानी पीना चाहिए, कितनी वायु प्राप्त होने के लिए आपका विकास होगा। तो ये शिक्षा भी दोस्तों इसकी आवश्यक है, ये साइंटिफिक चीज है, ये नैसर्गिक है। तो शिक्षा से शारीरिक विकास होता है, इंद्रियों का दोस्तों आपके प्रशिक्षण होता है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों का दोस्तों आपका प्रशिक्षण होता है, उनका विकास होता है, जन्मजात शक्तियों का दोस्तों उदात्तीकरण होता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, सब्लिमेशन ऑफ इनेट पावर्स। इसके बाद भाषा ज्ञान। शिक्षा के द्वारा दोस्तों आपको भाषा ज्ञान होता है। शारीरिक विकास के संग संग आपका दोस्तों क्या होता है, मानसिक विकास होता है, भाषा की दोस्तों आपको नॉलेज मिलती है। इसके अलावा मानसिक शक्तियों का विकास होता है, उनका ज्ञानवर्धन होता है, यानी कि लैंग्वेज नॉलेज डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर एंड एनहांसमेंट ऑफ नॉलेज। इसके बाद शिक्षा के द्वारा समाजीकरण होता है आपका। जब आप कॉलेज में, स्कूल में शिक्षा लेते हैं तो उससे आपका समाजीकरण होता है। इसके अलावा सामाजिक नियंत्रण स्थापित होता है, क्योंकि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है, अकेला तो रह नहीं सकता। तो अब होगा क्या कि वो समायोजन करना सीखता है और उसमें सामाजिक नियंत्रण आता है। तो इस तरह से शिक्षा के कार्य हैं समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन। तो शिक्षा के माध्यम से दोस्तों समाजीकरण होता है, सामाजिक नियंत्रण आता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, समाज में परिवर्तन होता है। इसके बाद संस्कृति का हस्तांतरण, संरक्षण एवं विकास। शिक्षा के माध्यम से ही दोस्तों आप संस्कृति का संरक्षण कर पाते हैं, हस्तांतरण कर पाते हैं और डेवलपमेंट होता है। अब देखिए शिक्षा का मतलब क्या है, संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण और विकास का अर्थ क्या है। देखिए ज्यादातर जो संस्कृति और सभ्यता है आप वो अनौपचारिक शिक्षा में ज्यादा सीखते हैं। जैसे आप अपने माँ बाप से अपनी संस्कृति ज्यादा सीखते हैं, विद्यालय में तो कम, लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन में आप ज्यादा करते हैं। उसी तरह से फिर आप उसको आगे दर पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा, एजुकेशन का अर्थ क्या है दोस्तों, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, तीनों शिक्षा से दोस्तों इसका संबंध है, ठीक है ना। इसके बाद आपका नैतिक और चारित्रिक विकास भी होता है, मूल्य शिक्षा मिलती है आपको, मूल्यों का आपके विकास होता है। इसके बाद व्यावसायिक कुशलता का विकास होता है, विशेषज्ञों की पूर्ति होती है। जैसे अभी हमने दोस्तों पढ़ा, फॉर्मल एजुकेशन से हमें एक्सपर्ट्स मिलते हैं, प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट होती है। आपका नैतिक और चारित्रिक विकास होता है कौन सी वाली शिक्षा से, जनरल एजुकेशन से। स्पेसिफिक शिक्षा जो आपको दी जाती, सॉरी मतलब कि जो सामान्य शिक्षा दोस्तों आपको दी जाती है, मूल्य शिक्षा आपको मिलती है। इसके अलावा राष्ट्र के शासन तंत्र और नागरिकता की शिक्षा, राष्ट्र का दोस्तों विकास होता है, तो नागरिकता की शिक्षा आपको मिलती है। राष्ट्र के लक्ष्यों की पूर्ति होती है, क्योंकि राष्ट्र का लक्ष्य क्या है, राष्ट्र का निर्माण। और राष्ट्र के निर्माण को कैसे होगा, जब आपको अच्छे श्रेष्ठ नागरिक मिलेंगे। इसके अलावा आध्यात्मिक चेतना का विकास, आपका स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस भी दोस्तों क्या होती है, इससे डेवलप होती है। तो शिक्षा के दोस्तों ये आपके कार्य हैं। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से कैटेगराइज करते हैं कि मानव जीवन में शिक्षा के क्या कार्य होंगे, समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के क्या कार्य हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्या कार्य होने चाहिए। फंक्शन ऑफ एजुकेशन एट ह्यूमन, सोशल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मानव जीवन में शिक्षा के क्या कार्य हैं, फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें कि मानव जीवन में जो हमने सबसे पहले दोस्तों पढ़ा था फंक्शन ऑफ एजुकेशन को, कि भाई इसकी मदद से शारीरिक विकास होता है, आपकी इंद्रियां ट्रेंड होती हैं, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। इसके अलावा जो आपके अंदर इनेट पावर है उनका डेवलपमेंट और उनका सब्लिमेशन होता है, यानी कि उनका उदात्तीकरण और विकास होता है। इसके अलावा आपको भाषा ज्ञान होता है, आपकी मानसिक शक्तियों का विकास होता है, विविध विषयों का आपको नॉलेज मिलती है, नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। इसके अलावा अब मानव जीवन में शिक्षा के कार्य में मानव को दोस्तों ये समाजीकरण और समाज में समायोजन करने योग्य बनाती है। इसके बाद हम बात करेंगे
मनुष्य को दोस्तों ये समाज की संस्कृति से परिचित कराती है और तदनुकूल आचरण करने पर प्रेरित करती है। ठीक, मनुष्य को दोस्तों ये नैतिक और चारित्रिक विकास करती है और उसमें मूल्यों का निर्माण करती है। इसके अलावा ये मनुष्य को व्यवसाय में निपुण करती है। तो आप समझ रहे हैं कि मानव के दृष्टिकोण से किस तरह से ये इसको आगे बढ़ाती है। इसके बाद ये मनुष्य को अपने देश के शासन तंत्र से परिचित कराती है, राज्य का श्रेष्ठ नागरिक बनाती है, मनुष्य को समाज और राष्ट्र की आकांक्षाओं से परिचित कराती है, प्राप्ति की ओर को अग्रसर करती है। तो मानवीय आधार पर या मानव के जीवन में शिक्षा के क्या कार्य हैं? इस मानव को धर्म दर्शन से परिचित कराती है, धार्मिक सहिष्णुता और आध्यात्मिक चेतना का दोस्तों इसमें विकास करती है। इस तरह से मानव जीवन में शिक्षा के क्या क्या कार्य हैं। अब ऐसे ही दोस्तों क्या आएंगे, सामाजिक जीवन में आएंगे। मतलब सामाजिक दृष्टि से शिक्षा के क्या कार्य हैं। ठीक, अब सामाजिक दृष्टि से अभी जैसे हमने पढ़ा कि दोस्तों शिक्षा का कार्य है सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन। तो अब इन कार्यों के लिए क्या क्या कार्य चाहिए होंगे। देखिए, सामाजिक जीवन में शिक्षा के कार्य, सबसे पहले समाज के प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक विकास, इंद्रिय प्रशिक्षण और जन्मजात शक्तियों का विकास और उदात्तीकरण करना। मतलब मानव किसका हिस्सा है, समाज का ही तो हिस्सा है ना। तो मानव का विकास करी तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति का, तो ये सामाजिक जीवन में हो जाएगा। ऐसी समाज की भाषा का ज्ञान करना, उसके समाज के ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना। ठीक, समाज के व्यक्तियों का समाजीकरण करना, सामाजिक नियंत्रण और परिवर्तन करना। तो ये उसी तरह से है, बस ये किसके आ जाएगा, समाज के परिप्रेक्ष्य में। समाज की संस्कृति का संरक्षण करना, देश के काल के अनुसार उसका विकास करना, समाज के सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना और नैतिक और चारित्रिक विकास करना, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले हेतु विशेषज्ञों के निर्माण करना जो समाज के लिए कार्य करें, समाज के व्यक्तियों को राज्य की शासन प्रणाली से परिचित कराना, उन्हें श्रेष्ठ नागरिक बनाना। ठीक है, समाज के व्यक्तियों को समाज के लक्ष्यों से परिचित कराना और उन्हें उनकी प्राप्ति की ओर अग्रसर करना। इसके अलावा समाज के व्यक्तियों को धर्म दर्शन का ज्ञान कराना और उसमें आध्यात्मिक चेतना का विकास करना। भाई, धर्म और दर्शन की मदद से आपके अंदर जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस होती है उसको डेवलप किया जाता है। ठीक, अब बात आएगी राष्ट्रीय स्तर पे। तो राष्ट्रीय स्तर पे भी दोस्तों यही होगा। किसी भी राष्ट्र की हम बात करते हैं तो शिक्षा राष्ट्रीय स्तर पे यानी कि नेशनल लेवल पर हम बात करें तो मानवीय और सामाजिक जीवन पे जो कार्य करती है, तो उससे क्या होता है, आपका राष्ट्र भी प्रभावित होता है। जो भी शिक्षा है, अब इससे पहले हमने मानवीय जीवन में देखा, सामाजिक जीवन में क्या, तो उसी से दोस्तों आपका क्या होता है, राष्ट्र से स्तर पे शिक्षा के वही कार्य भी होने चाहिए। तो इसमें क्या होगा, राष्ट्र के नागरिकों को शारीरिक और उनकी जन्मजात शक्तियों का विकास करना और उनका आध्यात्मिकरण करना, राष्ट्र की भाषा और भाषाओं का ज्ञान कराना और विविध प्रकार का ज्ञान कराना। इस तरह से सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन करने योग्य बनाना राष्ट्र के नागरिकों को। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी चीज चलेगी वो राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में चलेगी। राष्ट्रीय संस्कृति और संस्कृतियों से परिचित कराना, भावात्मक एकता का विकास करना, मूल्यों की शिक्षा देना राष्ट्र के नागरिकों को, उनका नैतिक और चारित्रिक विकास करना। तो इसी तरह से दोस्तों आपने इसको समझना है। राष्ट्र के नागरिकों को राज्य की शासन प्रणाली से परिचित कराना और नागरिकता की शिक्षा, मतलब ये सारी चीजें कॉमन है, बस ये राष्ट्रीय स्तर के परिप्रेक्ष्य में आ जाएगी, तो इसको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। अब इसके बाद दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा। अब देखो, आज के समय पे जो शिक्षा है उसे न केवल राष्ट्र प्रभावित होता है, इसके अलावा जो अन्य राष्ट्र हैं दोस्तों उन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर भी शिक्षा के दोस्तों कार्य होते हैं। ठीक, तो अब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा में क्या है कि जैसे आपने समस्त जो व्यक्ति हैं राष्ट्र में उनको साक्षर करना है, ताकि इस राष्ट्र के व्यक्ति दूसरे राष्ट्र के व्यक्तियों के बारे में जान सके, उनके कल्चर के बारे में जान सके, उनके ज्ञान विज्ञान के बारे में जान सके। भाई, हमें कई चीज़ें दूसरे राष्ट्र में जो हुई, अब जैसे कई सारे फिजिक्स के लॉ हैं, तो वो बाहर अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने उनको ढूंढा। तो अब हमारे अगर वैज्ञानिक हैं वो परिचित, मतलब कि अगर वो शिक्षित नहीं होते, हमारे यहाँ देश के लोग शिक्षित नहीं होते, तो फिर उनको उनके बारे में कैसे पता लगता, उनके ज्ञान और विज्ञान के बारे में कैसे परिचित होता। तो संसार के समस्त व्यक्तियों को साथ लेकर चलना है, उनको स्वास्थ्य संबंधी सामान्य जानकारी देना, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना। इसके अलावा समस्त व्यक्तियों को साक्षर करना और राष्ट्र के व्यक्तियों को दूसरे राष्ट्रों के ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना। इसके अलावा
समस्त राष्ट्र में वसुधैव कुटुंबकम एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। ठीक, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। इसके बाद सभी राष्ट्रों को एक दूसरे की संस्कृतियों से परिचित कराना और नागरिकों में सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास करना, जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं उनको डेवलप करना, और इसके अलावा नैतिक और चारित्रिक विकास करना। इसके अलावा विशेषज्ञों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना, क्योंकि संसार में क्या है, बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, तो उनके बीच में ज्ञान का आदान प्रदान होना चाहिए, तभी तो जाके एक दूसरे देश की सहायता हो पाएगी ना। कहीं कोई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ है तो वो अपनी टेक्नोलॉजी को अगर हमें देगा तो वो उनके देश के नागरिकों को तो फायदा होगा ही, हमारे देश के नागरिकों को भी फायदा होगा, तो उसको बढ़ावा देना है। इसके अलावा समस्त राष्ट्रों के सह अस्तित्व के सिद्धांतों की ओर को अग्रसर करना, यानी कि कोएग्जिस्टेंस। कहने का मतलब यह है कि सभी का अस्तित्व रहना चाहिए, सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना है। समस्त राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता की ओर को अग्रसर करना, यानी कि अगर हमारे राष्ट्र के कोई लक्ष्य हैं तो दूसरे राष्ट्र भी उसमें हमें सहायता करें, जो हमारे एम्स है ऐसी हम भी उनके एम्स में उनको सहायता करें। इसके अलावा संसार के व्यक्तियों को संसार के विभिन्न धर्म दर्शनों से परिचित कराना और उनमें धार्मिक सहिष्णुता का विकास करना। ठीक, तो ये दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कार्य। तो ये थे दोस्तों आपके शिक्षा के रूप और कार्य, यानी कि फंक्शन ऑफ एजुकेशन एंड फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। आई होप कि दोस्तों आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।